मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज स्मार्ट सिटी की लिस्ट में भले ही शामिल है, मगर यहां से करीब 40 किलोमीटर दूर शंकरगढ़ क्षेत्र के ब्लॉक से सटे लखनपुर गांव में आज भी अपनी बदहाली पर रो रहा है। जहां इन दिनों प्रयागराज में भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान 40 के पार है, लोगों को घर से निकलना मुश्किल है। वहीं गांव के लोग को यहां पानी भरने के लिए अपने घरों से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जंगल जाना पड़ता है। शंकरगढ़ के लखनपुर गांव को देखकर ऐसा लगता है आज़ादी के बाद भी आज तक आज़ाद नहीं है। सबसे खास बात यह है कि डिजिटल इंडिया स्मार्ट सिटी के समय में प्रयागराज के इस गांव में ना कुआं है, ना ही बोरिंग है। भले ही वोट लेने सब आते हो, मगर इनकी बदहाली पर किसी को तरस नहीं आता और गांव के जंगल में पत्थरों के बीच गहरे गड्ढे में बरसात के जमा पानी से अपना काम करते हैं। गांव से ही सटे नगर क्षेत्र में कुछ घर में बोरिंग है, जिससे कभी इन्हें पीने का पानी मिल जाता है। जब यहाँ से पानी नहीं मिलता तो ये गड्ढे में जमा पानी से ही अपनी प्यास बुझाते हैं और यहीं से जानवर भी पानी पीते हैं। गांव में 2019 में पानी की टंकी ज़रूर बनी, कनेक्शन ज़रूर बांटे गए, मगर आज तक यहां पानी की टंकी शुरू नहीं हो पाई है, शोपीस बनी हुई है। आज भी लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर जंगल से गड्ढे से पानी भर कर लाते हैं और अपने घर का काम करते हैं। कई बार इस पानी से लोग पीने के बाद बीमार भी हो जाते हैं। वहीं गांव के रहने वाले लोगों ने मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि हमारे ऊपर भी ध्यान दिया जाए और हमें भी सुविधा उपलब्ध की जाए, जिससे हम जीवन खुशियों के साथ जी सकें। आप देख सकते हैं किस तरह से गांव के लोग पानी भरने जाते हैं और बच्चों को लेकर जंगल, और जंगल से वे पानी भरकर वापस आते हैं और अपने घरों तक जाते हैं और झुंड में इकट्ठा होकर जंगल की ओर जाकर पानी भरते हैं। शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर इस समय हम शंकरगढ़ के लखनपुर गांव में हैं। जी हां, बात होती है जहां डिजिटल इंडिया की और साथ ही बात होती है स्मार्ट सिटी की। मगर हमारे प्रयागराज में जो शंकरगढ़ है, शंकरगढ़ से करीब कुछ दूर अंदर आने में लखनपुर गांव है, मगर आज भी यहाँ 1947 वाले हाल हैं। जी हाँ, आज़ादी के बाद से यहाँ आज तक बिजली के खंभे नहीं खींचे हैं। और बात करी जाए पीने की पानी की, तो हम दिखाएंगे कि ग्रामीण लोग हैं जिनको पीने के पानी के लिए सीधा जाना पड़ता है। खदान आगे है पहाड़ी इलाके में, जहाँ पे पानी बारिश का स्टोर होता है, जिसे ये भरते हैं और अपने घर में इससे कामकाज करते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर पड़ताल की ग्राउंड जीरो पर, तो ये भी पता चला कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो सक्षम हैं, उन्होंने अपने घर में बोरिंग करा रखी है और उससे लोगों को पानी भी पीने का देते हैं। मगर वो बोरिंग भी काम कैसे आए, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पानी का ग्राउंड लेवल काफी नीचे है, 250 से भी ज्यादा नीचे पे पानी होता है और जिससे पानी भी पीने का उस तरह से नहीं मिल पाता है। समस्या होती है, बिजली नहीं है, यहाँ पर खंबे नहीं है। तो ये सारी समस्याओं के साथ हम ग्रामीण लोग हैं, हम उनसे बात कर लेंगे, पूछ लेंगे। ये बताइए कितनी परेशानी होती है, पीने की पानी कैसे भरते हैं, क्या होता है? अरे अब क्या बताई, पीने का पानी बड़ा दुख है। दूर दूर से पानी 10 किलो 5 किलोमीटर से दूर से ली आई थे। ये बताइए है कई एकदम भी गंदा पानी मनाई, हम बुखारी उजर होती है। तो पानी की टंकी इनकी सरकार द्वारा बनी है? टंकी बनी हूँ, देखने का बनी है। अच्छा, हाँ, तो देखिए हम दिखाएंगे जो इन्होंने बताया, सामने दिख रही है, यहाँ से कुछ दूर पर है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे जूम करके दिखाएं। ये पानी की टंकी है, 2019 में बनी है, मगर ये टंकी 100 पीस में बनी है। फिलहाल इस टंकी से कनेक्शन भी खींचे हैं, मगर आज तक ना ये चालू हुई है, ना लोगों को पानी मिल पाया है। कितनी समस्या होती पानी की? बहुत समस्या होती है पानी की, यहाँ की दिक्कत है। तो कैसे भरते हो पानी आप? पानी यही नाला से ले आते हैं, खदान से। खदान से लाते हो? हाँ, तो इससे आप लोग को डर नहीं लगता, बच्चे आपके छोटे छोटे, उनको बीमारियां होंगी? अब हो जब क्या करें, वो पानी कहीं मिल नहीं रहा तो ले आते हैं, उसको पीते हैं। तो कोई सुनवाई होती है? कुछ नहीं सुनवाई होती। तो फिलहाल और लोग, अम्मा ये बताओ, ये पानी आप लोग भर के जाते हो पीने के लिए, पीने में भी इस्तेमाल करते हो? पानी साहब हमका बड़ा तकलीफ है। पानी को जंगल में है, गांव के नेरे पानी नहीं है मिलता। और कीड़ा बीछी खा लेता है, मर जाता है, गड़ही के पानी पी के मर जाता है। तो ये बताइए कितना दिन हो गया आपको ये परेशानी झेलते हुए? ये जब से ऐसे बस गए, आज कम से कम 7-8 साल हो गया।
7 8 साल हो गया। पानी की कोई व्यवस्था यहाँ कौन नहीं? व्यवस्था नहीं आता है यहाँ कुआं हुआ कुछ है? नहीं है, कुआं हुआ कुछ नहीं है। पानी दूरी से ले आते हैं, मिलता है तो पी लेते हैं, नहीं तो खदान कर ले आते हैं, लड़के बच्चे खदान का पीते हैं। उसमें जुकाम भी करता है, कोई पीता भी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी अगर दुर्भाग्यपूर्ण बात जो लोगों का कहना है, ये बताइए, आप जिस तरह से बता रहे हैं आपके घर में बोरिंग है और जिस तरह से लोग बता रहे हैं खदान का पानी पीते हैं, आप बोरिंग का पानी आपके यहाँ किस तरह से? बोरिंग तो मेरे पास है, पर्सनली मेरा है। तो ये होता है कि जैसे लाइट है तो मेरे पास टंकी है, तो हम उसमें स्टोर कर लेते हैं और उनको जो मतलब होता है तो मुहैया करा देते हैं। उसके बाद लाइट चली जाती है, फिर दिक्कत होती है, फिर दिक्कत होने के बाद ये चले जाते हैं जंगल में। वहाँ पे है करके मतलब पानी की सुविधा तो नहीं है, मतलब जानवरों के लिए है पानी, तो यूज करते हैं, वही है बस। और पानी की यहाँ टंकी बनी हुई है, पानी की टंकी सर अब क्या बोले, कोई मतलब नहीं, मतलब ये है बस, वो दिख रही है बस। तो पीस है। हाँ बस एक आप देख सकते हैं, उससे एक आप गांव का एक अच्छा नजारा दे सकते हैं, बाकी पानी का दूर दूर तक उसे लेन देन नहीं है। तो देखिए, ग्रामीण लोग का जो कहना है, यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं जो देखने को मिली है, लोग जो जंगल से गढ़े से पानी ला रहे हैं, अपने घर को ले जा रहे हैं। हमने जिस तरह से दिखाया हमारे सहयोगी ने कि किस तरह से गढ़े से पानी लोग भर रहे हैं और सारी समस्या हो रही है। क्या ये पानी जो है इनके लिए कितना फायदेमंद और नुकसानदेह है, ये आप सोच सकते हैं। इस पानी का टीडीएस जो हम लोग चेक करते हैं, जो शहर में हम लोग पीते नहीं, अगर जरा सा भी दूषित टीडीएस उसका लेवल कम होता, मगर ये गढ़े का पानी पीने पर मजबूर है। ये आधुनिक युग में इस तरह से लोग परेशान हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज से काफी चौंकाने वाली है, जो कि शंकरगढ़ लखनपुर की है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज भले ही प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिस्ट में शामिल है, मगर शहर से 40 किलोमीटर दूर यमुना नगपार शंकरगढ़ के लखनपुर गांव में डिजिटल इंडिया के दौर में आज भी आज़ादी के लगभग 8 दशक बाद भी बिजली नहीं पहुंची है। 200 वाले आबादी के गांव में गरीब जनता अंधेरे पर रहने को मजबूर है और यहां अंधेरे में खाना बनाती है। आपको बता दें, यमुना पार के शंकरगढ़ विकासखंड मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर पूर्व लखनपुर गांव सभा है। यहां पर नगर में बिजली है, मगर गांव में आज तक ना बिजली है, ना बिजली के खंभे लगे हैं और ना ही तार पहुंचे हैं। बिजली की व्यवस्था ना होने से यहाँ की महिलाएं 1 किलोमीटर दूर खदान से पानी लाकर पीने और खाना बनाने में इस्तेमाल करती हैं। इस ग्राम पंचायत से मात्र 200 मीटर से राष्ट्रीय राजमार्ग 35 भी है, तब भी इस गांव का यही हाल है। वहीं सूरज ढलते ही पूरा गांव अंधेरे में समा जाता है और पूरे गांव के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि गरीबी इतनी ज़्यादा है कि मोमबत्ती के लिए भी इनके पास पैसे नहीं होते हैं। लकड़ी जलाकर ये अन्य विकल्प से आग जलाकर रोशनी करते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि कई बार अंधेरे में जानवर भी आते हैं और उन्हें नुकसान पहुँचा देते हैं। आज तक एक मकान प्रधानमंत्री योजना के तहत एक व्यक्ति को मिला है और साथ ही किसी को कोई सरकारी मदद नहीं मिली है और संकट में बिजली का संकट सालों से बना हुआ है और जिसके कारण ना ही यहाँ बोरिंग है, ना ही कुआं है और ना ही कोई पानी की व्यवस्था है। गड्ढे से पानी लाकर काम चलाते हैं और रात के अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अंधेरे में ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं और चारों ओर अंधेरा सन्नाटा पसरा होता है, जहां पर सब लोग इकट्ठा एक साथ रात में रहते हैं और सुबह रोशनी का इंतज़ार करते हैं। इस गांव के हालात ऐसे हैं जो आज़ादी से पहले के भी बदतर हालात हैं और अब जिस हालात में ये लोग रहने को मजबूर हैं, इनका कहना है कि कब बिजली इनके गांव में आएगी और कब इनका अंधेरा मिटेगा। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इनका अंधेरा मिटता है या फिर इसी तरह से अंधकार में ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आप इनके गांव के हालात और इनके घरों को देख सकते हैं। लखनपुर के बारे में जहां हमने बताया था, जो कि मुख्यालय से शंकरगढ़ 40 किलोमीटर दूर है, और लखनपुर के गांव में जो हमने पानी की समस्या पहले दिखाई थी, मगर एक और समस्या हमने इस गांव में रुक के देखी है, जो है बिजली की समस्या। जहां 10 मिनट शहर में बिजली चली जाए तो लोगों में हाहाकार हो जाती है, मगर ये एक ऐसा गांव है जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, बिजली के खंभे नहीं है। लोग रात के अंधेरे में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस अंधेरी झोपड़ी में रहने को मजबूर है लोग, क्योंकि जो समस्याएं हैं उनकी विकट है। अगर पति गारा
ईटा करके जो कमाते हैं, मजदूरी करके वो लाते हैं, जिससे इनका जीवन यापन होता है। फिलहाल हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका और किस तरह से इस गांव में बिजली की समस्या क्या है? अब हमारा का काम है, आदमी 11 तक काम करते हैं तो हम लोग ये खाते हैं, अगर काम नहीं करेंगे तो क्यों खाएं खाना। अब अंधियारे में हम लोग रहते हैं, ना मोमबत्ती का पैसा भी पूछता है, ना किसी ऐसे अंधियारे में चाहे कीड़ा खा ले, चाहे सांप खा ले, चाहे जो खा ले। ये बताइए पूरा गांव जो है लखनपुर अंदर ये जो है पूरा इसी तरह से बिना बिजली के रहता है? हाँ, पूरा बिजली से रहता है। बिना बिजली के भी? हाँ, समस्या तो होती तबे तो मन का हाथ है नहीं कस के कही। तो देखिए इनकी जो समस्याएं हैं काफी गंभीर हैं, जो बिना बिजली के रहते हैं। आपको हम दिखाएंगे गांव में अगल बगल ये पूरा बना हुआ है। कुछ लोग को सरकारी तौर से यहाँ पर कमरा बनाने की जगह भले ही मिली हो, मगर आज भी यहाँ बिजली नहीं है। लोग मोमबत्ती और लकड़ी जलाकर रहते हैं। और साथ ही हम और लोग से भी आगे बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ के लोगों में समस्या है, वो भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर भी पूरा गांव में अंधेरा है। ये और दूसरे मकान पर हम लोग आए, यहाँ आप देख सकते हैं लोग अंधेरे में हैं। जो हमारे कैमरे की लाइट है इसको पूरी तरह से गुलजार कर रही है, मगर यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा। यहाँ भी झोपड़ी, कमरे में भी मोमबत्ती के सहारे लोग रह रहे हैं। फिलहाल इस गांव के लोगों से हम बात कर लेते हैं। ये लखनपुर गांव है, पानी की जो समस्या है, बिजली की क्या समस्या है? सर जी बिजली की है ही नहीं है मेरे पास। न सरकारी खंबे हैं, कोई नहीं, न सरकारी खंभा, कोई खंभा, किसी में खंभा नहीं। बिजली किस तरह से आप लोग बिना बिजली के कैसे जीवन जी रहे हैं? अब साहब क्या करें, हम लोग गरीब आदमी है इसलिए जी रहे हैं, समझ लीजिए। तो आजादी के बाद से कभी यहाँ बिजली नहीं आई? नहीं जी सर। देखिए बड़ी इस बात है कि बिजली आजादी के बाद बता रहे हैं कि इस कम यहाँ नहीं है। इस गांव में आप लोग बिना बिजली कैसे बच्चों के साथ रहते हैं? डर नहीं लगता, खतरा? सर डर लगता है, हमें चिमनी जला के रहते हैं, बत्ता जला के रहते हैं। क्या करते हैं आप? तो सर काम करते हैं, क्या है का तो बालू गिट्टी का काम करते हैं सर, मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। उसी से जीवन यापन ये होता अपन से उसी से जीवन बिता लेते हैं, बच्चों को है। पाल और लेते हैं। महिलाएं भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। आप बच्चों के साथ छोटे छोटे रहती हैं अंधेरे में बिना बिजली के, आप लोग को कितनी समस्या होती है? क्या समस्या तो बहुत होते, का करी, मजबूरी है। जमीन के देखे ताका उतने की दियत के मारत है, तो का करे, मजबूरी है। तो नेता चुनाव के समय आते हैं यहाँ? चुनाव तो आवा था लेकिन कोनो काम का नहीं, अपन काम करी बस हो बताइए। मनाई है, बच्चे यहाँ आदमी रहते हैं और ऐसा नहीं चिन्हता है हमका लोगन का। हम लोग कीड़ा मकोड़ा के नाई हैं सर जी। हम लोग के चाहे जे खा ले मर जाई, पानी बिना मर जाई, अंधियारे बिना मर जाई, घर कौन सा बिना मर गांव है जाई। आपका? लखनपुर। अच्छा। तो देखिए और लोग से बात कर ले। मतलब ये बताइए सांप निकला था बड्डे के, का करी, भूइया में लेटा था मैं, सांप निकला रहा एक रोज, बहुत जोर लागे कि खा ले अंधियारे में, फिर मरल नहीं पाई, भाग गए। अब का करिए, सब लड़का बच्चा लड़के अंधियारे में पड़े रहती, का कही कि प्रधान सुना न के आवे न जाए, अंधियारे में पड़े रहती, मरा है सब लोग। आगे जो जिम्मेदार है वो भी नहीं सुनते। और आप देख सकते हैं पूरा जंगल जैसा एक गांव है, पूरा लखनपुर है, जो कि शहर से 40 किलोमीटर दूर शंकरगढ़ क्षेत्र में आता है। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ अंधेरे में लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इस अंधेरे में ही लोग रहने को मजबूर हैं। गांव के यहाँ पानी की समस्या है, बिजली की समस्या, जो मूलभूत सुविधाएं होती है आज भी उन्हें आजादी के बाद नहीं मिल पाई है और जिससे लोग यहाँ के परेशान हैं। अब देखना होगा स्मार्ट सिटी प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर शंकरगढ़ गांव के लखनपुर में कैसे लोगों को ये सुविधा मिल पाती है, या फिर इसी तरह से बिना पानी और बिजली के ये अपना जीवन बिताते रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बड़ी खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट से। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की दयनीय स्थिति पर हाई कोर्ट सख्त सुनवाई हुई पूरी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है। म्युनिसिपल कमिश्नर को हाई कोर्ट ने दिया सख्त निर्देश, 48 घंटे में एसआरए डफरिन कॉलविन अस्पताल की सफाई कराए। डीएम को भी हाई कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश। कोर्ट ने कहा कि 3 ईमानदार लोग की टीम बनाकर छापेमारी कीजिए, सभी डॉक्टर प्रोफेसर के यहाँ छापेमारी कीजिए, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, एफआईआर कीजिए जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। सरकारी डॉक्टर एसआरएन के एसआईसी और डिप्टी एसआईसी को कोर्ट की फटकार, सुधर जाओ। पूछा क्या रिश्वत लेकर प्राइवेट एम्बुलेंस चलवाई जा रही है? कोर्ट ने कहा सुधर जाओ, 45 डिग्री में नैनी जेल भेज दूंगा। हॉस्पिटल में पानी नहीं, पंखा नहीं, एसी नहीं, डॉक्टर आते नहीं, क्यों ना कर दिया जाए एसआरएन अस्पताल को बंद।
सवाल किया कोर्ट ने। एसी खराब के कोर्ट के सवाल पर बोले एसआईसी कॉपर तार चोरी हो गया, क्या आपने एफआईआर कराई? कोर्ट ने पूछा तो एसआईसी ने कहा हाँ कराई है। कुंभ में क्या सरकार को झूठा बताया? कोई आईसीयू में एसी नहीं चली, कोर्ट ने सवाल पूछा। एसआईसी और डिप्टी एसआईसी नहीं दे पाए कोर्ट को इस सवाल का जवाब। कोर्ट ने एसआईसी से सवाल करते हुए कहा एसआरएन प्रिंसिपल ने एफिडेविट पर जो फ़ोटो लगाई है वो अमेरिका की लग रही है। आज की फ़ोटो गंदगी का अंबार है। म्युनिसिपल कमिश्नर को सभी प्राइवेट मेडिकल दुकानें जो एसआरएन अस्पताल के बाहर है जांच कराने का कोर्ट ने निर्देश दिया है। पिछले 1 घंटे से ज़्यादा कोर्ट में जहां सुनवाई चली, 2 बजे से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई थी। कोर्ट ने सख्त आदेश लिखवाए, सभी डॉक्टरों के नाम और ओपीडी के समय को पूरे प्रयागराज के न्यूज़पेपर में लार्ज स्केल पर पब्लिश करने के कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार गुप्ता की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। बता दें जहां एसआरएन कॉलोनी और साथ ही डफरिन अस्पताल की सफाई के भी कोर्ट ने निर्देश दिए हैं म्युनिसिपल कमिश्नर को। राजा कलंदर को जहां कोर्ट ने आज सज़ा सुनाई, जिसके बाद पत्रकार धीरेन्द्र सिंह के परिवार में खुशी दिखाई दी। बता दें 14 दिसंबर 2000 में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह का शव मिला। हत्या ने उस समय यूपी पुलिस को हिला दिया था। जांच में राजा कलंदर के नाम आए थे और सामने आया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने जुर्म को कबूल कर लिया था। राजा कलंदर ने पुलिस को बताया था कि एक मामले में पत्रकार धीरेन्द्र के भाई ने राजा कलंदर को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। तभी उसने तय कर लिया था कि धीरेन्द्र सिंह की हत्या करनी है। राजा कलंदर ने बताया था कि धीरेन्द्र सिंह को अपने पिपरी फार्म हाउस पर बुलाया, सर्दी थी इसलिए दोनों अलाव जला रखा था। धीरेन्द्र सिंह बाइक से पहुंचे और दोनों ने अलाव के पास बैठ गए। इसी दौरान राजा कलंदर के भाई बचराज ने गोली मार दी। मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया था। और बता दें जिसके बाद अब मामला इनका कोर्ट में था और जिसके बाद आज राजा कलंदर को कोर्ट ने सज़ा सुनाई तो पत्रकार धीरेन्द्र सिंह के परिवार उनकी हाथों में फ़ोटो लेकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी दिखाते नज़र आए। उनका कहना था कि उनको परिवार को न्याय मिला है और क्या कुछ कहना था परिवार वालों का, आइए दिखाते हैं आपको। उसकी सज़ा तो वैसे कम है, उसको तो एक तरह से फांसी होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कोई भी टेररिस्ट है, कोई ऐसे मर्डर कोई होते हैं तो उनको तुरंत गवर्नमेंट तुरंत मिल के मतलब जो भी होता है अपना कोर्ट उनका तुरंत फांसी से ऐसे तुरंत सुनाई दे देता है। तो अभी उसके लिए तो ये सज़ाएँ कम है। जहाँ तक उसने जितने परिवार उसने बर्बाद किए, हम लोग को उसने 20-25 साल पीछे कर दिया। हम लोगों ने, मेरे पापा ने कितनी मेहनत की, हमारे पूरे परिवार कितने खतरे में थे। अभी भी उनके बहुत सारे मतलब ऐसी गैंग टाइप, क्योंकि ऐसा कोई छोटा ऐसे कल्प्रिट नहीं था, बड़ा कल्प्रिट था, बहुत बड़ा अपराधी था। तो उसको में भी फांसी होना चाहिए, बट हो गया। जो भी कोर्ट का फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं और में भी हम ऐसा चाहेंगे ऐसी घटनाएं आगे चल के किसी और के साथ ना हो, क्योंकि हमारे फैमिली ने बहुत कुछ फेस किया। आज भी हम वो चीज़ें याद करते हैं तो काफ़ी मतलब ऐसे गिल्ट फील होता है कि काश ऐसा नहीं हुआ होता तो हम लोग कहाँ से कहाँ होते हैं। और मेरे चाचा हमेशा हम लोग के साथ रहते, बट उनका आशीर्वाद अभी भी हम लोग के साथ है। हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और हाँ, उनके जितने भी गैंग जो भी लोग हैं उनको हमारे फैमिली को मतलब थोड़ी सी तो है प्रॉब्लम अभी भी, मतलब चीज़ें को लेकर मतलब थोड़ा खतरा बना रहता है। तो हम लोग डर रहता है। हम लोग बाहर जॉब करते हैं तो सोचते हैं कि घर में कोई चीज़ ऐसी ना हो, क्योंकि ऐसा है तो मे भी गवर्नमेंट इस चीज़ में एक्शन ले आगे चल के। हम यही एक मतलब डिमांड करते हैं अपनी। जैसे आप लोगों को परिवार की मांग थी कि उसको उम्र कैद की आजीवन फांसी की सज़ा हो, लेकिन नहीं होती, क्या उससे भी कुछ फांसी ना होने से कुछ डर बना है परिवार को? आदमी फांसी डर होने से फांसी हो भी जाती तो उसके गैंग जो भी मेंबर हैं वो तो नहीं ख़त्म हो जाते ना। उसमें तो पुलिस एक्शन लेगी, टाइम टू टाइम देखेगी क्या चीज़ें कैसे। और हमारी फैमिली को थोड़ा मतलब इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि कभी कुछ कोई दिक्कत नहीं, या पुलिस वालों को कभी कुछ आके पता करके ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा इनके साथ, या हम लोग कोई चीज़ अगर कभी कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए कि हाँ इनको कोई ऐसे प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम राविन सिंह है, मैं उनका भतीजा हूँ। आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई तो आप लोगों को कैसा लगा और इस लड़ाई को कब तक लड़ते चले आ रहे थे?
हमने इस लड़ाई को 14 साल लड़ा। पत्रकार भाइयों की मदद पूरी तरीके से हमारे साथ में थी। कुछ गिने चुने राजनेताओं की मदद थी, जैसे रीता बहुगुणा जोशी। अब इस जजमेंट से, हाई कोर्ट के इस जजमेंट से हम पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हैं। एक आतंकवादी को फांसी की सज़ा होती है, 14 मर्डर जिसने किया उसको फांसी की सज़ा न हो, यह न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह जरूर है। पर जो फैसला हुआ है हम उसका तहे दिल से स्वागत भी करते हैं। भैया, आने वाले समय जैसे आप उसको आजीवन कारावास हुई है, क्या अभी भी आप लोग को, परिवार को, क्या उससे डर बना है? हाँ, डर का माहौल रहता है। उसके तमाम साथी क्षेत्र में हैं जिनको कभी कभी पुलिस विभाग अपने स्तर से दबाए रखता है। उनको पुलिस भी बड़ी सक्रिय रहती है। कुलंदर के साथियों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए पुलिस सक्रिय रहती है। इसलिए मैं पुलिस विभाग को भी बधाई देता हूँ। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम, मैं धीरेन्द्र पत्रकार का बड़ा भाई हूँ, वीरेंद्र सिंह, बैदी विषहरा ग्राम, शंकरगढ़, प्रयागराज। लोगों को बहुत खुशी लगी और ये लड़ाई आज कम से कम 20-22 साल से हो गया हम लोग लड़ रहे हैं। और आज ये हाई कोर्ट का जो फैसला है, इसमें आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जैसे आप लोगों की मांग हुआ करती थी कि राजा कुलंदर को फांसी की सज़ा हो, फांसी की सज़ा अगर नहीं हुई और आजीवन कारावास हुआ है, तो आप लोग क्या अभी भी राजा कुलंदर से डर बना हुआ है? डर बना हुआ है, बच्चों को डर है, हम लोगों को डर है राजा कुलंदर से, और उनके जो साथी होती हैं उनसे डर है। आपका नाम और परिचय? हमारा नाम है लीला सिंह, पत्रकार की भाभी, बड़ी भाभी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद जहां पूरे भारत में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही, तो संगम नगरी प्रयागराज के शहर उत्तरी विधानसभा में भी विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व अल्पसंख्यक मोर्चा के भी कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने भारत माता की जय के जयकारे लगाए। और क्या कुछ कह रहा था विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। भारत की जीत हुई है, इसकी खुशी हम सब का सीना पत्थर से चौड़ा हो गया है। इसीलिए आज पूरे भारत में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और इसीलिए हम लोग ये उत्तरी विधानसभा का जो दिन है, पटना और करमल में, इसमें हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया है ऑपरेशन सिंदूर की जीत में और अपनी बहादुर सेना की हौसला अफजाई के लिए। क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि हम लोग काश इन लोगों से सीखे होते, 71 में हम लोग चाहते, हमारे इतने सैनिक थे, उनके इतने सैनिक हमारे पास थे, हम कश्मीर को सेटल कर देते। जब हमला हुआ पार्लियामेंट में, क्या कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस कभी कुछ नहीं कर पाई और आतंकवाद को जो है पाकिस्तान को दामाद बना के ट्रीट करती रही। नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी बहादुर सेना ने दिखाया है कि पाकिस्तान के साथ किस तरीके का बर्ताव करना चाहिए। प्रयागराज में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है, जहां तेज़ हवाओं के संग आंधी चलने लगी। बता दें, जहां पूरे दिन तापमान 40 के पार था और लोग गर्मी से परेशान थे, तो वहीं शाम होते होते तेज़ आंधी के साथ तेज़ हवा ने भी जहां प्रयागराज में दस्तक दी और ऐसे में मौसम पूरी तरह से जहां सुहाना हो गया, जहां एक तरफ आंधी और तेज़ हवाएं और आसमान में बादल छा गए, जिससे एक बार लोगों को गर्मी से फिर से राहत मिली है। बता दें, प्रयागराज में शाम जहां तेज़ आंधी के साथ तेज़ हवाएं चलने लगी और जिससे एक बार गर्म से लोगों को राहत मिली है। प्रयागराज जहां सबसे गर्म शहरों में से गिना जाता है और प्रयागराज में जिस तरह से तापमान 40 के पार है, दिन में लोगों का निकलना मुश्किल है, मगर शाम को एक बार फिर से आंधी और तेज़ हवाओं ने जहां मौसम में बदलाव दिखा और मौसम बदलने के बाद जहां लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है और सड़कों पर लोग की चहल पहल दिखाई दी और खाने पीने के ठेलों पर भी ग्राहकों की भीड़ दिखाई दी।
संगम नगरी प्रयागराज के यमुना नगर नारीबारी निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान लापरवाही का मामले पर रोक नहीं लग रही है। बता दें, बिना पर्याप्त मानक के चिकित्सक द्वारा नर्सिंग होम अस्पताल खोलकर संचालन किए जा रहे हैं यमुना नगर क्षेत्र में, और कई बार इस पर कार्रवाई भी हुई है। शुक्रवार को एक पुरुष की इलाज के दौरान मौत हो गई, जहां डॉक्टरों की लापरवाही फिर से उजागर हुई और परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें, अस्पताल संचालक और डॉक्टर पर मुकदमा कराने और गिरफ्तारी करने की मांग परिजन कर रहे थे, और ऐसे में वहां हंगामा करते दिखाई दिए परिजन। और क्या कुछ कहना था परिवार वालों का और क्या कुछ कहना था डॉक्टर का, आइए दिखाते हैं आपको। करके बाहर ठीक कर ले आए, गोली बंद हो गई, झटकन चालू हो गया, सांस रुक के चलने लगी। पहली बार यहाँ कब 10 तारीख को ले आए? हाँ, पहली बार 10 तारीख को ले आए थे ब्लड चढ़ाने के लिए। ब्लड चढ़ाने फिर ऑपरेशन कई तारीख को हुआ? ऑपरेशन हुआ था 16 को। 16 तारीख। फिर डबल ऑपरेशन 18 तारीख को हुआ था। फिर इसके बाद जब सीरियस ज़्यादा होने लगे तो डॉक्टर जवाब देने लगा, कहने लगा कि मेरे बस का नहीं है, आप कहाँ ले जाओ ले जाओ। इसके फिर यहाँ से रातों रात इलाहाबाद ले गए, एक गैलेक्सी हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पे जवाब दे दिए। फिर उसके बाद भागा स्वरूप रानी में लेके वहाँ फिर एडमिट नहीं कर रहे थे, हाथ बिनती जोड़ते जोड़ते तब एडमिट किए। हमारी लहास बोलते थे कि हमारी लहास लाए हो, ये नहीं होगा। फिर हाथ भी जोड़ते जोड़ते वहाँ पे एडमिट किए थे। आज ले गए थे? नहीं, आज घर मंगलवार 3 दिन स्वरूप रानी हॉस्पिटल में 3 दिन थे। हाँ, 3 दिन। उसके बाद वहाँ एक्सपायर हो, जो भी स्वरूप रानी में दवा इलाज उनने किया, वेंटिलेटर पे रखा, तो इस हिसाब से। ये कई तारीख के इलाहाबाद ले गए थे? 19 तारीख। इलाहाबाद 18 का ऑपरेशन हुआ, 19 तारीख के मेडिकल के लिए कहाँ गए? ये अस्पताल वाले में भी हॉस्पिटल सील हो जाए, भारी सील हो जाए कि कुछ खजाने के लिए जनता मत, और पैसा खा लेते हैं, भरा लेते हैं, फिर मार देते हैं जान और निकाल देते हैं। औरतें आती हैं तो कहते हैं कि मतलब वो फाट गई, बच्चेदानी फाट गई, वो जान मार देते हैं, उनको निकाल देते हैं। गरीब आदमी भाग जाते हैं, बड़े आदमी कोई नहीं आता। हाथ वाली ओकर कचरा जब झिल्ली हाथ के पंजाब भर गया, जब कचरा है तो पुनापी से अंदर चला गया, सूजन आई है, और फिर दोबारा नहीं बताई कहीं ये का कहता कौन से ऑपरेशन करे लागे है। अच्छा, किसी के नहीं पता है, अपने मर्जी से ऑपरेशन करने लगे। हाँ, बिना बताए दोबारा वाला ऑपरेशन अपनी मर्जी से किया। अजान मरीज संगे मरा तू सोची मलहन पट्टी करई कहाँ है। तो बाद में जब ऑक्सीजन लग गा, ऊपर ऊपर सांस ले मरन जियन लग गा, तब पूछी का भाग कहीं ऑपरेशन होते था, तब नहीं आवा हटे ना, मीडिया आ जाता बीच में पका लगवाई कर। 5 लड़की इतनी बड़ी लड़की। चंद्रिका प्रसाद। डॉक्टर साहब की क्या मामला था? मामला ये था कि मरीज हमारे यहाँ 10 तारीख को यहाँ भर्ती हुए एनीमिया से। उनके पेट में काफ़ी दर्द था, तो पेशेंट भर्ती होने के बाद 16 तारीख को इनकी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद जो है इनका 18 तारीख को शाम को पेट में सूजन आने लगी, तो ये हुआ पर्कुलेशन है, आंत में कहीं छेद है, फट गई है, आंत लीकेज हुई है। उसके बाद 19 तारीख को सर्जरी हुई, तो 20 तारीख को इनको रिफ़र कर दिया गया जो है SRN हॉस्पिटल के लिए। बस इतना ही मामला है। SRN से ये मतलब जब वहाँ डेथ हो गई तो ये यहाँ क्या करने आ रही है? अब यहाँ वो उनके कुछ परिजन जो है कुछ अपने ही सोचे कि ले चलते हैं बॉडी वहाँ पे, तो कुछ शायद मिल जाए हमारे लिए। और मतलब आपके यहाँ से कोई ऐसा कोई मामला नहीं था हमारे यहाँ से। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।